अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके घर में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जनाब यहाँ पे इस वक्त चल रहे हैं समर्स और सही दबा के गर्मी पड़ रही है। मुझे पता है इस वक्त पाकिस्तान वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही होगी, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये गर्मी भी बहुत है। खैर जनाब, ये सुबह सुबह का वक्त था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ बातें भी की जाएँ और अपनी रूटीन भी शेयर की जाए। और कुछ ये स्पेशल रेसिपी है एवोकाडो की, मैं चाहती थी कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ये बहुत मज़े का बनता है एवोकाडो टोस्ट। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा बहुत। खैर इसके अंदर बस आपने ये करना है कि आपने एक तरफ एग्स बॉईल करने हैं, यहाँ पे आपने एवोकाडो निकाल लेना है और इसको आपने अच्छे से पील करना है। बाकी आप जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ वो आप देखते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। बाद में मैं रिकैप भी दे दूँगी। लेकिन अच्छा, 2 दिन पहले ना मैंने एक न्यूज़ देखी, उसके बाद से मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा मुझे यकीन माने मैं लिटरली मैं रो पड़ी थी। इतना मुझे दुःख हुआ था। हुआ ये था, आप लोगों को पता होगा, जैसे इस वक्त हमारे कुछ भाई कश्ती के थ्रू जाने की उन्होंने कोशिश की थी इटली की तरफ, और वो कश्ती पूरी की पूरी डूब गई। उसमें इतने सारे हमारे पाकिस्तानी भाई थे और उसमें से सिर्फ एक बंदा बच सका, बाकी सारे के सारे समंदर की नज़र हो गए। आप सोच सकते हैं वो तकलीफ़, वो ट्रॉमा जो उन्होंने खुद फेस किया होगा उस वक़्त। क्योंकि समंदर में डूबते तो इंसान को मौत नहीं हो जाती ना, पहले आपकी सांसें चलती रहती हैं, उसके बाद आप जाके सिंक होते हैं, मतलब आप डूब जाते हैं। और ताज्जुब की बात ये है कि जो बच्चे हैं विटनेस, उन्होंने बताया कि उनके इर्द-गिर्द बहुत सारे और भी शिप्स थीं, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी। मतलब क्या कसूर था उन लोगों का? सिर्फ़ उन लोगों का ये कसूर था कि यार वो ज़िंदगी बनाना चाहते थे अपनी। वो अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी, अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाह रहे थे। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पे, मतलब जो ऐसे मासूम लोगों को झांसा देते हैं बाहर का, हरे हरे बाग दिखाते हैं उन्हें, लेकिन उन्हें ये नहीं बताते कि इस सफ़र में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ बुरा हो जाता तो कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करना है, कैसे अपनी जान बचानी है। मुझे आजकल समझ नहीं आती लोगों में खौफ खुदा क्यों ख़त्म हो गया। लोग ऐसे कैसे बेहस हो गए हैं और कैसे आप किसी का इतना बुरा करके जी भी सकते हैं आगे। मतलब जिस बोट के अंदर 25 से 30 अफराद बैठने चाहिए थे, उसमें आपने 40 से 50 अफराद घुसाए। आपको क्या लगता है वो बोट डूबनी नहीं थी क्या? उसने यकीनन डूबना था। और इसका नतीजा क्या निकला? वो एजेंट्स आज भी पाकिस्तान में बैठे हैं, अपने कारोबार चमका रहे हैं, वो मासूम इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। बहुत से लोग उनमें से ऐसे होंगे जो अपने घर के वाहिद कफ़ील होंगे। मतलब पाकिस्तान में वो जितनी मेहनत करते थे, जैसी भी हालात वाक़यात थे, वो 200-300 दिन का बना लेते होंगे। घर की दाल रोटी रो धो के सही, लेकिन चल रही होगी। लेकिन अब जो एक कफ़ील था वो भी गया इस दुनिया से। अब उन फैमिलीज़ का क्या है? कौन उन्हें लुक आफ्टर कर रहा होगा? कौन उनका पुरसाने हाल है? कौन उनकी ज़िम्मेदारी लेगा? मतलब हमारे लोग इतने मासूम होते हैं जिससे कोई हद नहीं। मैं पढ़ी थी स्टोरीज़ में, एक बच्चा भी गया 14 साल का, क्योंकि उसका भाई माज़ूर था, माँ-बाप के पास काम नहीं था। उन्होंने अपना घर बेच के 26 लाख एजेंट को करके दिए कि किसी तरह ये बाहर चला जाए बच्चा, तो शायद हमारे हालात बदल जाएँ। वो माँ-बाप मासूम थे, मैं क्या कह सकती हूँ? कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन क्या हुआ? वो बच्चा भी चला गया, घर भी चला गया, और जो कुछ उनकी उम्मीदें थी ज़िंदगी से वो भी ख़त्म हो गई। जवान औलाद के बाद माँ-बाप तो वैसे ही मर जाते हैं। मैं कहती हूँ कश्ती के थ्रू जो जाने का सिलसिला है पाकिस्तान से अब्रॉड, ये तो परमानेंटली बैन हो जाना चाहिए। और जो लोग भेजते हैं ऐसे मासूम लोगों को, उनको उठा लेना चाहिए, जेलों में डालना चाहिए और सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। मतलब आपको लिटरली शर्म आना चाहिए कैसे लोगों के सपनों से, उनके अरमानों से, उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं और आपको एहसास भी नहीं है जो आप कर रहे हैं। दुआ है कि इस कश्ती के हादसे में जो भी इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को बहुत सब्र दे, और अल्लाह ताला किसी तरह उनकी रोज़ी रोटी का सिलसिला जारी रखे। क्योंकि देखें, ज़िंदगी तो गुजारनी है उन्होंने, खाना तो है ना। और यहाँ मैं एक बात आप सबसे भी कहना चाहूँगी, अगर आप लोग इस वक्त ये सुन रहे हैं वीडियो, आप देख रहे हैं ये वीडियो, और आप उन लोगों में से जो यूके आना चाहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं दिखाना नहीं चाहती मैसेजेस वो जो मुझे इन पास कुछ दिनों में मिले। ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे लोगों के किस्से हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ने के बाद कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग। मतलब लोगों ने 80-80, 90-90 लाख रुपया दे के हेल्थ केयर का वीज़ा यहाँ लिया है, पूरी पूरी फैमिली समेत आके बैठ गए यहाँ पे, लेकिन अगले के पास जॉब नहीं है, खुद उन्होंने हेल्थ केयर का काम करना नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ यूके आना था एंड नाउ दे आर हियर इन द यूके। बट व्हाट्स नेक्स्ट? ना खाने के लिए पैसा है, ना सर पे छत है, ना कोई जॉब है। और मज़े की बात है, उन्हें यूके आने का शौक़ था, वो पूरा हो गया, वो यहाँ आ गए। उन्हें पता था कि उन्होंने ये काम नहीं करना, उन्हें ये भी पता है कि उनके पास वैकेंसी नहीं जिन्होंने बुलाया है। आपने ज़िंदगी की जमा पूंजी दे दी है और अब आप यहाँ पे अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए। देखिए, ये ऐसा ही मुल्क है जैसे दुनिया का कोई और मुल्क है। यहाँ पे कोई किसी को आके रोटी नहीं देता मुफ्त की। आपको यहाँ पे जो भी बंदा खाता पीता दिख रहा है, जो भी करता दिख रहा है, वो अपनी मेहनत से अर्न करके खा रहा है। और यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप मुल्क से, पाकिस्तान वगैरह से, किसी भी कंट्री से आए तो गवर्नमेंट कहेगी आए जी आएँ, आपके लिए रेड कारपेट बिछाएं, आए हम आपको सब कुछ सर्व करके देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग तो ऐसे तक हैं कि मतलब स्टूडेंट वीज़े पे आए, मियाँ बीवी डिपेंडेंट समेत आए हुए,
बीवी पढ़ते आई है, शौहर डिपेंडेंट जॉब करने आए, बच्चे 2 लेके आए। अब हाल ये है कि यार जॉब नहीं है यहाँ पर, पैसे हैं नहीं साथ हाथ में। मतलब आप मैं देखिए मैं जो कहना चाह रही हूँ, आई होप मैं डिलीवर कर पाऊँ जो मैं कहना चाह रही हूँ। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़ इनिशियली पैसे लेके आएँ, हाथों में लेके आएँ वो पैसा। यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं देता। अगर आपका कोई अपना भी यहाँ रहता है, इतनी महंगाई है इस मुल्क पे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप ये नहीं सोच सकते हम यहाँ आए तो हम किसी से आस पड़ोस से मांग के हेल्प करके जी लेंगे, खा लेंगे। ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कभी यहाँ पर। हेल्थ केयर वीज़े पे आए या आप डिपेंडेंट वीज़े पे आए में मेंटली आप प्रिपेयर होके आए कि आपको ये नहीं कि कोई आते साथ ही जॉब दे देने वाला है। ऑफ कोर्स कोशिश आपने करनी, दुआ आपने करनी। 2 चीज़ों पे आपका इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया है, कोशिश पे, दूसरा दुआ पे। कोशिश मुसलसल करो उस अल्लाह के आगे मांगते रहें। देखें मांगने से तो अल्लाह ताला सब दे देता है ना, अल्लाह तो अल्लाह है। आपने मांगना है और दुआ करना है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में आजमाइश का पीरियड लिखा है ना, फिर वो आप पे गुजर के ही जाना है। उससे पहले आप अपनी ज़िंदगी से भाग नहीं सकते। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद यहाँ पे आप आ जाएं, आपको पता है कि आप हेल्थ केयर वीज़े पे आए, आपने काम नहीं करना। आपको पता है कि वाइफ आपके साथ पढ़ने आई है और आप डिपेंडेंट आए, आपको काम नहीं मिलना, आसानी से नहीं मिलना। परदेश है ना ये तो, परदेश में तो कोई हमारा अपना नहीं होता। अपना नहीं होता तो कोई आपको सच छुपाने की जगह भी नहीं देता इस मुल्क में। पर यकीन मानिए जब मैं लोगों के ऐसे वाक़यात सुनती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती रातों को। मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे अंदाज़ा है कि बच्चों को भूख लगती है, बेवक्त बच्चे खाने के लिए मांगते हैं, पहनने के लिए चाहिए। मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे अगर गर्मी, तपती हुई भी गर्मी है ना, आपके पास जैकेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि बेवक्त की बारिशें। तो यहाँ हर चीज़ ज़रूरी है, चीज़ें आपको चाहिए रहने के लिए ना। लेकिन जानते बूझते जब आपको पता है कि यार उस मुल्क में जाने के बाद, हेल्थ के वीज़ा लेने के बाद हमारे पास कोई काम नहीं होगा, तो आप क्या सोच के आ रहे हैं इस मुल्क में? ऐसा नहीं है। देखिए आपके वीज़े पे लिखा होता है टायर 2, आपके पास लिखा होता है कि आप यहाँ वर्क परमिट पे फुल टाइम जॉब करने आए। उस वर्क परमिट को जब आप किसी पर जॉब करने जाते हैं ना, वो आपसे पूछते हैं आपके लीगल स्टेटस ना, वो आपका मांगते हैं। जब वो देखते हैं ना फुल टाइम बंदा जॉब करता हुआ है, तो वो आपको जॉब नहीं देंगे आसानी से। वो आपको क्यों फुल टाइम दें? फुल टाइम जॉब करने का मतलब पता है 40 आवर्स बंदा काम कर रहा है। 40 आवर्स आप काम करें, उसके बाद आपको 40 आवर्स क्यों कोई अलाउ करेगा? कोई अलाउ नहीं करेगा यहाँ पर आपको। और अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पे आ रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ अपने साथ लेके आएँ वो पैसा जो आपने शुरू के कम से कम 6 महीने इस्तेमाल करना है। अपने साथ अपने बच्चों को सफ़र ना करवाएं। छोटे छोटे बच्चों का कोई कसूर नहीं है। आप ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, फेयर इनफ। आप ज़िंदगी अच्छी जीना चाहते हैं, फेयर इनफ। हर एक का राइट है ये। लेकिन अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने साथ सफ़र ना करवाएं। अगर आपने कुछ करना है तो पहले या तो खुद अकेले इस मुल्क में यार आप ट्राई करें, देखें यहाँ पे कैसे हालात हैं, कैसे वाक़यात हैं। फिर फैमिलीज़ को पूरा पूरा लेके आएँ अपने साथ। यहाँ पे आप आएँ और फिर आप सोचें कोई आपकी मदद कर देगा, ऐसा नहीं होता, नहीं होगा कभी भी। बट अगर फैमिलीज़ को लाना ही है तो प्लीज़ बैकअप पे पैसे लेके आएँ। अपना वो पैसा लेके आएँ जो आपके 4 बंदों या 3 बंदों को सपोर्ट करे कम से कम 6 से 7 महीने। इस बीच में आपको जॉब मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो एटलीस्ट खाने के लिए, रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह तो होगी आपके पास। यहाँ ज़िंदगी बड़ी बेरहम है। अपने मुल्क में स्ट्रगल होती है, वो एक अलग कहानी। हमारे अपने हमारे साथ होते, बुरा वक्त हो तो लोग हमारा सर भी ढांप लेते हैं, हमें खाने को भी पूछ लेते हैं। प्रदेश में तो कोई मुफ्त का निवाला नहीं देता आपको यहाँ पे। और प्लीज़ ये बात याद रखिएगा, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, जितनी भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो लोग ये बात करते हैं ना, ये ह्यूमैनिटी की या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये लोग, ये सब बातें एक तरफ हैं। जब बात आती है ना स्कैम करने की, इलीगल रहने की, इलीगल काम करने की, या फिर इनका लॉ ब्रीच करने की, स्पेशली इफ़ यू आर स्टूडेंट या आप डिपेंडेंट हैं, इनके सिटीज़न नहीं है, ये मिनट लगाते हैं आपको मुल्क से बाहर निकालने में। अभी कुछ महीने पहले ही, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अप्रैल और मई में भी, इन्होंने लंदन में क्रैकडाउन किया, 60 स्टूडेंट को उठा के डिपोर्ट किया मुल्क से। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर ये था, आई डोंट नो, दे वर सो अनअवेयर ऑफ इट, और किसी ने उन्हें बताया नहीं था, या उन्हें पता होते हुए भी उन्होंने सोचा कि हम तो कर लेंगे काम, किसी को पता नहीं चलना है यहाँ पे। उन्होंने किसी के लाइसेंस पे डिलीवरी का काम किया, और जैसे होम ऑफिस को पता चला उन्होंने क्रैकडाउन किया, उन्होंने 60 के 60 बच्चों को मुल्क से डिपोर्ट कर दिया। नतीजा क्या निकला? जिस पर्पस के लिए आए थे वो तो कंप्लीट हुआ नहीं, डिग्री तो आपकी कंप्लीट नहीं हुई, उल्टा आपका पैसा लगाया हुआ भी डूब गया, मुल्क से बाहर भी आपको निकाल दिया गया है। वंस यू गेट डिपोर्टेड द प्रोसेस बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू ट्राई अगेन। आप इस मुल्क में आना चाहते हैं, ज़रूर आए। आप पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी कमाइए, लेकिन याद रखिएगा पैसा बनाने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है। आप जब आ रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके आएँ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ, प्रॉपर अपने 5 से 6 महीने का खर्चात का पैसा लेके आएँ, उसके बाद कुछ और सोचिएगा। बस जनाब यही एक छोटी सी बात थी जो मैं आपसे करना चाहती थी। पास्ट कुछ दिनों में इतनी सारे मैं लोगों के वाक़यात सुने, और फिर एक कश्ती वाला जब मामला हुआ तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करना चाहिए मुझे इस टॉपिक पर। खैर जनाब, लेट्स गेट बैक टू द रेसिपी। मैं आज बना रही थी पालक चने की दाल। इसके लिए मैंने सबसे पहले दाल को ना हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था। साथ मैंने ना प्याज ब्राउन कर, उसमें टमाटर डाला, सारे मसाले डाले, और उसमें मैंने पालक डाल के ना उसको पहले पका लिया था थोड़ा सा।
अच्छा, पालक डालने से पहले ना मैंने इसके अंदर मेथी डाली थी, थोड़ा-सा उसको ना मैंने फ्राई किया था। उसके बाद मैंने पालक इंक्लूड की थी। पालक को ना बस मिनट लगते हैं पकने में, कोई ज़्यादा इसमें ना टाइम नहीं लगता। तो आपने पालक डालनी है, 2-4 मिनट भूनना है, पालक आपकी रेडी हो जाएगी। बस जब पालक का कच्चापन दूर हो जाए तो आपने इसके अंदर बॉयल की हुई दाल ऐड कर देनी है और आपने इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग ना पालक चने की दाल ना खड़ा-खड़ा पसंद करते हैं खाना ना, मतलब खड़ी-खड़ी दाल पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में थोड़ी नरम दाल पसंद की जाती है। अच्छा, जब दाल पालक यक जाओगे तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी थी। अच्छा, दाल यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, बस मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डाला था ताकि ना इसको अच्छी तरह से दम आ जाए और दाल ना अच्छे से मिक्स हो जाए पालक के साथ। बाकी जनाब, अगर आज की किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो या आपका दिल दुखा हो सुनने के बाद, तो आई एम सो सॉरी, मैं टोटली माज़रत करती हूँ आपसे। लेकिन मेरे दिल में ये बात थी क्योंकि मैंने देखा है, बहुत मैं लोगों की बातें ऐसे देख रही हूँ, इनके वाक़यात देख रही हूँ। मुझे हुआ कि बताना ज़रूरी है आपको कि यार हकीकत क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पर ना, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हैं इन चीज़ों के लिए। झूठे सपने लेके ना आइए, ये ना अपने सपनों का देश है ये, सपनों का कोई देश नहीं है ये। मेहनत का देश है, मुशक्कत का देश है ये। बाकी जनाब, हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा फ्रेशली चॉप्ड धनिया डाला था और इसके अंदर थोड़ा-सा ना गरम मसाला डाला था। अगर गरम मसाले फ्रेशली ग्राइंड हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए जनाब, आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।